बाहर से चट्टान की तरह हूं, अंदर की फजा में थरथरी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की भारत जोड़ो यात्रा में देश के लोगों को घूम घूम कर यह संदेश दिया कि डरो मत, सच के साथ खड़े रहो, नफरत और झूठ के आगे झुको मत। और दूसरी तरफ बीजेपी डरो मत का संदेश देने वाले राहुल गांधी को डराने की कोशिश में लगी है। रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण की चेतावनी नाम की एक कविता में लिखा है, जो था असाध्य साधने चला। बीजेपी भी शायद यही करती हुई दिख रही है, यानी नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी किसी तरह से डरने या झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें डरना होता तो नेशनल हेराल्ड मामले में चली घंटों की पूछताछ से घबरा जाते, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार की गई अभद्र टिप्पणियों से हताश हो जाते, ब्रिटेन में दिए बयानों पर माफी की मांग पर झुक जाते, माफी मांग लेते। जब उन्हें मीर जाफर कहा गया, उनके पिता और दादी को लेकर संसद में प्रधानमंत्री की तरफ से भद्दे प्रहार हुए, तब राहुल गांधी बीजेपी के वार से बचने के लिए चुप हो जाते। लेकिन राहुल बीजेपी के हर वार को डटकर झेल रहे हैं। कभी वे मुस्कुराते हैं तो कभी उनके तेवर तल्ख होते हैं, लेकिन चेहरे पर न डर है न शिकन है। और राहुल गांधी का यह बेखौफ रूप 56 इंच की छाती और लाल आंखों से दूसरों को डराने की धमकी देने वालों पर भारी पड़ रहा है। उन्हें 4 साल पुराने मानहानि मामले में 2 साल की सजा हो गई और अब उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो गई है। लेकिन राहुल गांधी अब भी गौतम अडानी पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर और उन दोनों के संबंधों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इस 2 टूक जवाब से राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेपी के चापलूस पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान। इस फिल्म में शाहरुख खान ने इसी तरह कहा था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। यानी सामने कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जो सच है उसे बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए। यह संदेश राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश को दे दिया है। उनके इस तरह के बयानों से बीजेपी समेत बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है और उन्हें फिर से गलत साबित करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले से बीजेपी का डरा हुआ चेहरा देश के सामने आ गया है। बीजेपी की हकीकत और उसके इरादों से सब वाकिफ हो गए हैं। इसीलिए कई दल जो अब तक बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी विरोध करते थे, वो सभी अब राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। यानी बीजेपी ने राहुल गांधी को हल्के में लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। 2024 के आम चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी घटनाक्रम का यूं तेजी से बदलना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है और बीजेपी को इसमें बड़ा झटका मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे राहुल गांधी को उलझाने के चक्कर में बुरी तरह फंस गई है बीजेपी। कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनावों से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है और साथ ही देखेंगे कि क्या अब कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं उस हालिया घटनाक्रम से जिसने मौजूदा राजनीति की दशा और दिशा को बदल ही दिया है। 23 मार्च को जब देश अमर शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर रहा था, उसी दिन सूरत की सेशंस कोर्ट ने 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। भारत का जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि अगर किसी संसद या विधानसभा सदस्य को 2 साल या अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदन से सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। बस ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इसमें सियासी हड़बड़ी दिखाई देने लगी। आम धारणा यही है कि सरकारी कामकाज में थोड़ा वक्त लगता है, फाइलें चलती हैं, एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर जाती हैं, कई नियम कायदे देखे जाते हैं और तब जाकर कोई फैसला होता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में सब कुछ तीर की तेजी से हुआ। 23 मार्च को सेशंस कोर्ट का फैसला आया और 24 तारीख को लोकसभा से आदेश आ गया कि राहुल गांधी अब सदन के सदस्य नहीं रह गए। 24 मार्च की दोपहर को यह खबर आते ही पूरे देश में फैल गई। कांग्रेस ने तो इसके विरोध में आवाज उठाई ही, कई और बीजेपी दलों ने खुलकर राहुल गांधी का साथ दिया। यानी पिछले हफ्ते तक जो विपक्ष बिखरा हुआ था, जिस विपक्षी एकता के मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे थे, कांग्रेस के मुकाबले एक तीसरा मोर्चा खड़ा होने की कवायद चल रही थी, वो सारा नजारा कुछ घंटों
में बदल गया। बिना किसी घोषणा के विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है। कल तक जो लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे हुए थे, अब वे सब एक साथ मिलकर मोदी सरकार की कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। तो देश की राजनीति में इतनी तेजी से बदलाव आएगा, यह अंदाजा बीजेपी को बिल्कुल नहीं रहा होगा, वरना वो किसी और तरीके से राहुल गांधी के घेराव के बारे में सोचती। अभी जिस तरह से सारा घटनाक्रम चला है, उसमें तो यही नजर आ रहा है दोस्तों कि यहां सवाल मोदी सरनेम का नहीं है, बल्कि सवाल गांधी सरनेम का है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब का नाम, इन सब का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बीजेपी ने इस बयान को लपककर इसे समूची मोदी बिरादरी का अपमान बताने की कोशिश की और गुजरात के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस पर सूरत में आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की ही धारा 500 के तहत मामला दर्ज कराया। धारा 499 के तहत मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा पर चोट करना मानहानि करार दिया जाता है और पुलिस इसे स्वतः संज्ञान नहीं लेती है और बिना वारंट के गिरफ्तारी भी नहीं करती है। वहीं धारा 500 के तहत मानहानि के दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों साथ साथ सुनाए जा सकते हैं। देश में इससे पहले भी मानहानि के कई मामले देखे गए हैं, लेकिन इस बार का मामला कई कारणों से अनूठा है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की, उसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम स्पष्ट रूप से लिया, लेकिन पूर्णेश मोदी का नाम इसमें कहीं नहीं था। नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस नहीं ठोका, लेकिन पूर्णेश मोदी की भावनाएं इससे आहत हुई और उन्होंने मामला दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ और 3 बार राहुल गांधी अपने बयान दर्ज कराने सूरत आए। इस बीच पूर्णेश मोदी मार्च 2022 में गुजरात हाई कोर्ट से सुनवाई पर स्टे ले आए, लेकिन पिछले महीने 16 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 फरवरी से पहले 7 फरवरी आता है, जब बजट सत्र में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर सदन में सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को इन सवालों को उठाने से नहीं रोक पाई। मोदी सरकार पर अडानी मामले में जवाब देना अब तक मुश्किल बना हुआ है और राहुल गांधी किसी भी तरह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हट रहे हैं। तो 7 फरवरी से बीजेपी पर राहुल गांधी का घेराव बढ़ता गया और इधर 16 फरवरी को मोदी सरनेम वाले मामले में सुनवाई शुरू हुई और 1 महीने में ही फैसला आ गया, जिसमें राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा दी गई। मानहानि के मामलों में इतनी लंबी सजा मिलने पर कानून के जानकार आश्चर्यचकित हो रहे हैं। खैर, फैसले में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त पहले ऐसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाए गए हैं और उन्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है ताकि वो अपील कर सकें। तो राहुल गांधी सेशंस कोर्ट के फैसले पर अपील करते, इससे पहले ही लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला भी आ गया, यानी राहुल गांधी संसद से बाहर कर दिए गए। अगर अभी ऐसा नहीं होता तो बीजेपी ने इसका विकल्प भी तैयार कर ही लिया था। ब्रिटेन में दिए गए उनके बयान के नाम पर लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी बीजेपी कर ही रही थी। अब उसे यह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी के संसद से निष्कासन के बाद भी क्या बीजेपी को चैन मिल पाएगा, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि अदालत से राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बावजूद बीजेपी अपने तरीके से उन्हें दोषी बताने में लगी हुई है। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणी को ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है बीजेपी। हालांकि सच यह है कि नीरव मोदी जैन हैं और ललित मोदी मारवाड़ी हैं, यानी इन पर टिप्पणी किसी तरह से ओबीसी का अपमान नहीं मानी जा सकती है। राहुल गांधी ने तो इनके पैसे लूटने और देश से भागने पर सवाल किया था। बीजेपी उस पर तो जवाब नहीं दे रही है और मुद्दे को भटका रही है, यह साफ नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि उससे यह रायता अब समेटते नहीं बन रहा है। वैसे राहुल गांधी पर इस कानूनी कार्रवाई के चर्चे अब पूरी दुनिया में हो रहे हैं और सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रोहित खन्ना ने इसे गांधी दर्शन के खिलाफ धोखा बताया। रोहित खन्ना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि आपके पास भारतीय लोकतंत्र की खातिर इस फैसले को पलटने की शक्ति है।
वहीं अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अखबार ने यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद सदन का इस्तेमाल राहुल गांधी करते रहे हैं। द गार्जियन, अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, RFI जैसे तमाम मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी के मसले पर पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से पेश किया है और बताया है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को किस तरह संसद से बाहर कर दिया गया है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि मोदी जी की छवि विश्व गुरु की बनाए। G20 की अध्यक्षता के इस मौके को बीजेपी अपनी छवि मजबूत करने के लिए भुनाने की कोशिश में है, मगर इस समय जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, उससे बीजेपी और मोदी जी दोनों की छवि को धक्का लग रहा है। चुनावों के पहले ऐसा होना किसी तरह बीजेपी के फायदे में नहीं है। बीजेपी अपनी छवि सुधारने के लिए अब कौन से दांव चलेगी और किस तरह दुनिया में यह साबित कर दिखाएगी कि देश में लोकतंत्र उसके राज में सुरक्षित है, यह देखना होगा। लेकिन उससे पहले तो यह देखना होगा कि बीजेपी अपनी सत्ता किस तरह बचा पाती है, क्योंकि अब राहुल गांधी के विरोधी भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन दलों में वो भी शामिल हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं जो अब तक कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी के समर्थन में टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोर को चोर कहना हमारे देश में गुनाह हो गया है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ये विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शीर्ष दुरुपयोग बताता है। ऐसे सत्तावादी हमलों का विरोध करना होगा और उन्हें हराना होगा। वहीं भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही की पराकाष्ठा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राहुल गांधी की जल्दबाजी में लोकसभा सदस्यता जाना संघ परिवार की ओर से हमारे लोकतंत्र पर हमले की ताजा कड़ी है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अयोग्यता की निंदा करते हुए कहा कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतों पर हमला है और उन्हें इसका विरोध करने के लिए एक साथ आना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और अब तक कांग्रेस के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या हाल बना दिया देश का। अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो तुम लोग। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में कोई अगर हुआ है जो 12वीं पढ़ा है, कोई सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने की आलोचना तो की, साथ ही अब तक विपक्षी एकता के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाए। तो शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ आए इस फैसले से बीजेपी ने उन्हें तोहफा दे दिया है। और यह बात अब सच भी लग रही है दोस्तों, क्योंकि अब तक जो विपक्षी दल बिखरे हुए थे वो सब लोकतंत्र बचाने और मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ अलग अलग लड़ने की जगह एक साथ आने के महत्व को समझ रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है। जो 2-4 दल अब तक खुलकर राहुल गांधी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं वो कब तक चुप रहेंगे ये देखना होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर विपक्षी एकता बन गई तो फिर बीजेपी की जड़ें उखड़ जाएंगी, ये भी तय मानिए। खैर, असगर गोंडवी ने ठीक ही फरमाया है कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।